हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक ऑफ वाइवा और प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल को बेसिकली हम लोग वाइवा भी बोलते हैं। और वाइवा में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट बाय द एग्जामिनर। तो एग्जामिनर एक्चुअली आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि वो हमेशा ही पूछते हैं वो मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस कुछ और बिहेवियर होता है, कुछ चीज़ें भी एवेल्यूएट की जाती हैं आपकी, जो है आपका जैसे कि आपका बॉडी पोस्चर। जैसे आप एंटर करते हैं आप कॉन्फिडेंट फील मतलब कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, आपका ड्रेस वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, ठीक है। और आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। और आप जब वहाँ पर बैठे तो मतलब आप ग्रीट करें उन्हें। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है इसके साथ साथ, ठीक है। और मोस्टली एग्जामिनर ना ये पूछ लेता है कि आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करा हुआ है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा आता है। तो आप बेझिझक उनको वो टॉपिक बता दीजिए, क्योंकि फिर वो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप ऑब्वियसली उनको ये बोलेंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाएगा, आप बस उन्हें ये जरूर बोलिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से वो चिढ़ जाते हैं, फिर वो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप उन्हें ये बोलिएगा कि मतलब आपने सारा प्रिपेयर करा हुआ है, बट जो पर्टिकुलर टॉपिक्स जिस पे आपकी ग्रिप अच्छी है, कि वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो एक्चुअली में वो उन्हीं टॉपिक्स में से पूछते हैं, ठीक है। इस तरह से आप भी एक्चुअली कॉन्फिडेंस फील करेंगे। जो टॉपिक्स आपसे पूछा जाएगा आपको उसकी नॉलेज होगी, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो हम चलिए हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस क्या कहते हैं वाइवा में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द सब्जेक्ट प्रोफेशनल एथिक्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा ही पूछा जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जनरली बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, इसका पेपर है, इसका वाइवा है। जनरली हमसे ये मिस हो जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स एंड बार एंड बेंच रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम आपको पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है। और जो क्वेश्चंस हैं जनरली इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछ लेंगे कि भैया इसका मीनिंग क्या होता है प्रोफेशनल एथिक्स का, जो लॉयर्स हैं इनके राइट्स क्या हैं, इनके ड्यूटीज़ क्या हैं, इनके प्रिविलेजेस क्या हैं, बार क्या होता है, बेंच क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, या फिर इन दोनों का रिलेशन कैसा होना चाहिए। सब कुछ एक्चुअली इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम पता होना चाहिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द एडवोकेट एक्ट 1961। तो हमारे एडवोकेट एक्ट 1961 में कितने सेक्शंस हैं। तो इसका आंसर है 60 सेक्शंस। तो एडवोकेट एक्ट में 60 सेक्शंस है। आपकी नॉलेज के लिए जो 60 सेक्शंस हैं वो 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बट अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि 60 सेक्शंस है तो आपको सिर्फ 60 सेक्शंस ही बोलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। नाउ प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। देखिए हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं, एथिक्स में कुछ रूल्स होते हैं उनके, लाइक उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, ऐसे ही हमारे हमारे लीगल प्रोफेशन में भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि एक एडवोकेट को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। इट मीन्स द कोड और द रूल्स which regulate the behavior and conduct of practicing advocates towards himself, his client, towards opposite party, towards the council and towards the court। तो कैसा उनका बिहेवियर होना चाहिए अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, अपोजिट पार्टी के लिए, अपोजिट जो काउंसिल होता है उनका, उनके लिए, और द कोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार एंड बेंच। देखिए ये जैसे हमारे सब्जेक्ट लाइन में ही, हमारे सब्जेक्ट में ये मेंशन है बार एंड बेंच। तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, बार क्या होता है, बेंच क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसे अगर वो आपसे पूछ लेते हैं मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो आपको यही बताना है कि बार क्या होता है, बेंच क्या होता है। तो बार बेसिकली किसके लिए रेफर होता है, ये एडवोकेट्स के लिए रेफर होता है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है। ऐसे ही बेंच, बेंच क्या होता है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ जजेस। बेंच जो रेफर करते हैं वो हम जजेस के लिए ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ बार काउंसिल। देखिए मैंने क्वेश्चन आपके इसी हिसाब से सेट करे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपसे बार एंड बेंच पूछा हुआ है, यहाँ पर फिर टाइप्स ऑफ बार काउंसिल, देन बेंच के टाइप्स पूछ लेंगे, तो जिससे कि आपको सब चीज़ें
याद रहें, ठीक है। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं बार काउंसिल के, मतलब कैटेगरीज क्या क्या होती हैं इनकी। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। जब किसी कैंडिडेट को आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लॉ डिग्री उन्हें एनरोल कराना होता है तो वो स्टेट बार काउंसिल में करवाते हैं। स्टेट बार काउंसिल में मतलब वो अपना एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, वहाँ पर उनका एनरोलमेंट हो जाता है देन, और उसके साथ साथ उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में भी एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है। और जैसे ही वो अपना एनरोलमेंट करवा लेते हैं स्टेट बार काउंसिल में, तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्हें AIBE का एग्ज़ाम, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपेयर होना पड़ता है विद इन 2 ईयर, जब वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैटेगरीज है वो हमारी 3 ही कैटेगरीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। यहाँ पर आपसे पूछ लिया बट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचेस। अब बेंचेस के कितने टाइप्स होते हैं, यहाँ पर है हमारा डिविजनल बेंच होता है, फुल बेंच होता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है। ये 3 टाइप के हमारे बेंचेस हैं। तो डिविजनल बेंच में एटलीस्ट 2 जजेस होते हैं, आई मीन, और फुल बेंच में हमारे 3 से 5 जजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है हमारा वो 5 जजेस का होता है, 5 एटलीस्ट 5 जजेस इसमें होते हैं। ये जनरली जब किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करना होता है ये तब बैठाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बार एंड बेंच रिलेशनशिप। तो बार एंड बेंच का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसका रिलेशन इट मस्ट बी कॉर्डियल। इट मस्ट बी कॉर्डियल वाई, बिकॉज जो बार एंड बेंच होता है ये एक साथ मिलके काम करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो जब इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ कॉर्डियल होगा तभी जो है जस्टिस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई बेंच कंसिस्ट ऑड नंबर ऑफ जजेस। देखो ऑड नंबर ऑफ जजेस इसीलिए ही होते हैं सो वन डिसीजन कैन बी फॉर्म्ड एज इट इज रिटन इन द आंसर। सो वन डिसीजन कैन बी फॉर्म्ड, क्योंकि अगर देखो इवन नंबर ऑफ जजेस होगा तो क्या होगा कि सपोज 2 जजेस हैं, ठीक है। एक कहता है कि ए के फेवर में डिसीजन जाना चाहिए, दूसरा कहता है नहीं बी के फेवर में डिसीजन जाना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, डिसीजन टाई हो जाएगा, ठीक है। कोई भी उसका एक फेवर में नहीं हो रहा है डिसीजन, तो इसी रीजन से जो है ऑड नंबर होता है बेंच। नेक्स्ट है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग एन एडवोकेट। तो क्या एलिजिबिलिटी होती है कि वो कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर ओल्ड होना चाहिए। अभी तक क्या है कि कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं सेट है इसकी, मिनिमम है तो मिनिमम 21 ईयर ओल्ड ही होना चाहिए। और जो लॉ डिग्री है वो इंडिया से उसकी मतलब उसने लॉ डिग्री अपनी इंडिया से करी हुई होनी चाहिए। और अगर बाहर से कर रखी है मतलब आउट ऑफ इंडिया अगर उसने अपनी लॉ डिग्री कर रखी है तो वो रिकग्नाइज होना चाहिए इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LLB। नाउ LLB का फुल फॉर्म क्या होता है, LLB का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ लॉ। इसी में आपसे नेक्स्ट मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि LLB जो है उसका लैटिन मैगजीम क्या है, व्हाट इज द लैटिन मैगजीम ऑफ LLB। तो इसका लैटिन मैगजीम क्या है, इसका है लेगम बैकालोरस, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी एक बार आप इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर चेक कर लीजिएगा, वैसे आई थिंक यही है, ठीक है। नेक्स्ट इज हु टेक्स एक्शन अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट। अगर मतलब कौन एक्शन लेता है मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट का, अगर कोई एडवोकेट कोई मिसकंडक्ट कर देता है तो उसके लिए कौन लेता है, तो आंसर इज डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट। अब इसका पनिशमेंट क्या होगा, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है फिर वो उसका मतलब पनिशमेंट डिसाइड करते हैं, तो वो किस तरह से डिसाइड करते हैं, वो केस को रेफर करते हुए देखते हैं कि मतलब उस वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो डिसमिस कर सकते हैं केस को अगर उन्हें लगता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो रेप्रीमेंट कर सकते हैं एडवोकेट को, मीन्स उसको एक वार्निंग दे सकते हैं। दे कैन सस्पेंड द एडवोकेट फॉर सम टाइम, ठीक है, और वो रिमूव भी कर सकते हैं। दे कैन रिमूव द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम द एडवोकेट रोल। तो ये इनकी पनिशमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द रोल। ये रोल क्या होता है, ठीक है। तो रोल होता है इट्स अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, किसका, एडवोकेट का। और इसमें एडवोकेट के जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल मेकिंग पावर जो होती है, रूल मेकिंग पावर फॉर एडवोकेट एंड स्टेट बार काउंसिल वेस्टेड, किसके पास होती है रूल मेकिंग पावर, रूल मेकिंग पावर होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which act was repealed by Advocate Act 1961. तो जब 19 इसमें पूछा गया कि जब एडवोकेट एक्ट 1961 आया था हमारा, तो इसने किस एक्ट को रिपील किया था? तो इसका आंसर है इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। तब ये एक्ट हमारा हुआ करता था, इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। इसको रिपील करके जो एक्ट आया था हमारा वो है एडवोकेट एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एन एडवोकेट। तो इसमें ये पूछा गया कि राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं। ऐसे आपसे ड्यूटीज भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेंशन करे हुए हैं, ऑब्वियसली आपको भी पता होगा, तो आप उनमें से दो तीन भी बता देंगे तो दैट इज गुड इनफ। आप जैसे राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू चार्ज फीस, ऐसी लीगल इम्यूनिटी उनको मिली होती है, उनको प्रिविलेजेस मिला हुआ है ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है, राइट टू एंटर इन बार, राइट टू वेलफेयर फंड। आप इनमें से दो तीन भी बता देंगे तो दैट इज गुड इनफ, ठीक है। Now next question is what are the functions and duty of an advocate। अब functions और duties उनके क्या होते हैं। being an advocate, अब आप लोग advocate बन जाओगे कुछ टाइम बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके duties और आपके functions क्या क्या हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप इनमें से कुछ भी बता देते हैं तो दैट इज गुड इनफ इन फॉर द पर्पज ऑफ वाइवा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट इन लीगल प्रोसीडिंग, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल रिसर्च को कंडक्ट करना, ठीक है। नाउ आपका ये भी एक ड्यूटी बन जाती है टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट। जो भी क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंशियल जो थिंग्स होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। नाउ योर ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। So these are some of them, though there are many. Now the next question is what do you mean by the contempt of court। अब contempt of court होता क्या है, ठीक है। contempt of court किसे कहते हैं, कब हम बोलते हैं कि भैया ये contempt of court हो गया, तो ये होता है when somebody मतलब lower, जब वो lower the dignity of the court, जब कोई lower down कर देता है dignity of the court का, या फिर they delay the justice or interfere in delivering the justice, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब इसी में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका टाइप ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप का होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर मान लो किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, जैसे प्रीवियस समय था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, अब ये कितने टाइप का होता है, तो ये दो टाइप के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है। अब सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है व्हाट डू यू मीन बाय द सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, विलफुल डिसओबीडियंस होता है ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट का जो भी ऑर्डर होता है उसका अगर कोई विलफुल डिसओबीडियंस है तो हम उसे मान लेते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट हो गया, ठीक है। नाउ द क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, देखो अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो या स्कैंडलाइज और टेंड टू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, पब्लिशिंग और visible representation of making the court reputation down, prejudices any judicial proceeding or interfere with the administration of justice in any other manner, these all things are considered as criminal contempt of court, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बीसीआई। बीसीआई होता क्या है। बीसीआई क्या है, बीसीआई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये होती क्या है, इट इज अ सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। अब ये होता क्या है कि भाई ये सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी है, ये सारे के सारे फंक्शंस देखती है और कमेटी वगैरह, ये मतलब जैसे कि जो भी रूल्स होते हैं वो बनाती है। तो यहाँ पर मतलब बीसीआई है क्या वो आपको बताना है। अब इसके पावर एंड फंक्शन क्या है वो नहीं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने बस अलग अलग क्वेश्चंस में डाल दिया, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है बीसीआई क्या है तो यू शुड नो कि बीसीआई क्या है, उसके पावर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा हमारा बोलता है डिस्कस पावर एंड फंक्शन ऑफ बीसीआई। तो बीसीआई का पावर एंड फंक्शन में क्या क्या आ जाता है, जैसे ये एडमिट करते हैं, मतलब दे कैन गिव द एडमिशन ऑफ एन मतलब एक एडवोकेट को वो एक एज अ मेंबर वो एडमिट करते हैं, ठीक है। उनके जो राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करते हैं, और जो उनके राइट्स हैं, उनके प्रिविलेजेस हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, इन सबों को वो सेफ गार्ड करते हैं। ऐसे ही पनिश करते हैं वो एडवोकेट को फर्दर जो भी उन्हें अदर मिसकंडक्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट के लिए वो उन्हें पनिश करते हैं। बीसीआई जो है जो बार काउंसिल्स है वो कमेटीज बनाती हैं टू मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमेटीज बनाती हैं। जैसे कुछ कमेटीज जैसे डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, ऐसे ही वो अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग कमेटीज बनाती हैं। इनके पास रूल मेकिंग पावर होती है, ठीक है, टू रेगुलेट द लीगल फंक्शंस। ऐसी बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप इनमें से कुछ भी बता देंगे और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये होते क्या है।
जैसे लीगल एड वगैरह प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ये सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एन एडवोकेट बिकम सीनियर एडवोकेट। तो एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट कब बनता है? द आंसर इज बेस्ड ऑन सीनियरिटी एंड मेरिट। सीनियरिटी एंड मेरिट के बेसिस पे एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीनियर एडवोकेट का कंसेंट भी ज़रूरी है उसके लिए। जस्ट बिकॉज वो सीनियर हो गए हैं, मतलब आप उन्हें एक अच्छा खासा टाइम हो गया है इन दी लीगल प्रोफाइल इन एडवोकेसी, तो उस बेसिस पे ही वो मतलब सीनियर एडवोकेट उनको टैग नहीं दे दिया जाता, उसके लिए उनकी कंसेंट भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन सीनियर एडवोकेट। अब क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट बन गए हैं तो उनके पास कुछ उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, जैसे कि दे कैन नॉट फाइल वकालतनामा एंड दे कैन नॉट अपेयर विदाउट एन एडवोकेट। जब भी वो अपेयर होते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई एडवोकेट ज़रूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता क्या है? तो advocate and record are actually those advocates who meet specific eligibility criteria and have registered themselves as AOR with the Honorable Supreme Court of India after passing the exam held by SC। तो बेसिकली AOR जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और उसके लिए उनको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा हेल्ड होता है। जब वो उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तब वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। Now the next question is who is an attorney? अटर्नी कौन होता है? अटर्नी एक्चुअली इज अ पर्सन ऑथोराइज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। तो यहाँ पर क्या होता है, वो किसी और पर्सन के बिहाफ पे एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर जो अनदर पर्सन जो यहाँ पर है ये उनको वो अथॉरिटी देते हैं कि वो उनको रिप्रेजेंट कर सके। तो बेसिकली अ पर्सन ऑथोराइज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। Now the next question is the advocate an officer of the court? तो इसका आंसर है यस। जो एडवोकेट होते हैं वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं क्योंकि वो हेल्प करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसीलिए उन्हें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिसकंडक्ट ऑफ कोर्ट। मिसकंडक्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? तो ये है इफ द जजेस अडॉप्ट एनी अनएथिकल वे और दे वायलेट देयर ऑब्लिगेशन ऑफ गिविंग जस्टिस, तो इसको हम मिसकंडक्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, ठीक है। Now the next question is difference between Article 32 and Article 226। अब यहाँ पर ये पूछ लिया गया कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 है क्या एंड आर्टिकल 226 क्या है। ये दोनों आर्टिकल एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो एंड दे बोथ यूज टू इशू रिट, जनरली ये जो है रिट इशू करने में होता है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है ये एम्पावर करता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। ये क्योंकि हमारे ये फंडामेंटल राइट है, जहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर मतलब जिस भी पर्सन के हो रहे हैं वो सीधा मतलब अप्रोच कर सकता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर हमारे इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं तो आर्टिकल 226 के 226 से हम किसको अप्रोच कर सकते हैं? हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास मतलब ये हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है अंडर आर्टिकल 226 कि वो इशू मतलब रिट इशू करते हैं, ठीक है, इसके अंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय रिट। रिट होता क्या है? रिट क्या है? रिट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्चुअली में क्या है, इट इज अ कमांड। कमांड किसके द्वारा? बाय द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट मतलब हमारा हाई कोर्ट या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो ये रिट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि कमांड होती है बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, मतलब बाय द कोर्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी को आप कुछ काम करने के लिए फोर्स करोगे बाय दीज आर्टिकल, आर्टिकल 32 एंड 226, या फिर वो जो काम कर रहे हैं अगर वो इलीगल है, अनएथिकल है, मतलब जिस भी रीजन से अप्रोच करा गया है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को तो रिट के थ्रू, तो वहाँ पर जो कोर्ट जो होती है वो उनको कमांड देती है उस काम को करने के लिए या ना करने के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि मतलब अब रिट है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिट के टाइप्स क्या है, तो आप इसके टाइप्स भी देख लीजिएगा कि रिट मतलब कितनी टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली मैंने मतलब यहाँ पर इसको मेंशन करना भूल गई हूँ जब मैंने ये प्रिपेयर कर रही थी। तो रिट हमारी एक्चुअली 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप कौन कौन से होते हैं वो भी आप देख लेना और इनके मतलब उनकी डेफिनेशन वगैरह देख लेना कि वो रिट्स होते क्या हैं। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, रिट हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे हैबिस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन है, सर्श्योरी है, क्वा वारंटो है, ये हमारी 5 रिट्स हैं।
इनके बारे में आप हल्की फुल्की नॉलेज ले लेना कि ये होते क्या है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि सपोज आपसे रैंडमली पूछ लिया कि हैबिस कॉर्पस क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, या मैंडेमस क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए। सर्शोरी क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, कोवारंटो क्या है, इन सबों की भी आप डिटेल्स ले लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफिसर कौन होता है? फर्स्ट ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि डीट क्या है, व्हाट इज अ डीट। तो डीट बेसिकली क्या होता है, मे बी कभी कभी क्या होता है कि हमको पता होता है बट हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आपको मतलब अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हम एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो डीट क्या है? डीट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो कि साइंड होता है, दैट इज साइंड एंड गिवन अंडर सील, इसमें सील भी लगी होती है, ठीक है। अब एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट होता है हमारा, एफिडेविट इज द रिटन वॉलंटरी स्टेटमेंट गिवन अंडर ओथ, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेट को भी आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो सारे डाल दिए थे, ठीक है। दिस इज ऑल एंड गुड लक, एंड प्लीज़ लाइक करना मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू।